दोस्तों, हम सब ने मुगलों के बारे में बहुत पढ़ा है, या यूं कहें कि बचपन से टीवी और सीरियल्स में, यहाँ तक कि हमारे स्कूल की किताबों में भी हमें मुगलों के बारे में इतना बताया गया है कि हमारा ध्यान कभी मुगलों से हटा ही नहीं। अकबर के बारे में जानकारी खत्म हो गई तो शाहजहां और उसके बनवाए गए ताजमहल के बारे में बताने लगे। लेकिन क्या आपको पता है कि मुगलों से पहले इस भारत की पवित्र धरती पर मुसलमानों के एक और वंश ने कदम रखा था। ये इतने खतरनाक थे कि भारत के जिस भूभाग पर इन्होंने राज किया उसे बिल्कुल शमशान बना दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश और उसके सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की। नसीरुद्दीन महमूद के बारे में वैसे तो कई कहानियां हैं, लेकिन कहते हैं कि वो इतना बड़ा जल्लाद था कि उसे लोगों को दर्द में देखना इतना पसंद था कि उसे लोगों के ना तो आंसू दिखते थे और ना ही उनके चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं। ऐसी ही कई सारी दिलचस्प बातें आज हम आपको नसीरुद्दीन महमूद के बारे में बताएंगे, जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तब की है जब पूरी दिल्ली पर एक वंश अकेला राज कर रहा था। उसे ना तो किसी का डर था और ना ही किसी बात की चिंता। वो था तुगलक वंश। दोस्तों, तुगलक बेखौफ होकर अपनी सेना के साथ जिधर पाते उधर निकल जाते और किसी भी परिवार से किसी भी लड़की, औरत और बूढ़ी स्त्रियों तक को वह उठा लेते थे। उस समय दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन सिकंदर शाह का राज तो था, लेकिन गद्दी खाली पड़ी रहती थी क्योंकि अलाउद्दीन कुछ यौन रोगों से पीड़ित था और अल्लाह से अपने ठीक होने की दुआ किया करता था। लेकिन अल्लाह ने उसकी नहीं सुनी और एक रोज अचानक एक खबर आई कि अलाउद्दीन का इंतकाल हो गया है। इस बात से सभी खुश ही थे क्योंकि अब अलाउद्दीन की जगह उसका छोटा भाई नसीरुद्दीन महमूद तुगलक गद्दी पर बैठेगा। और देरी ना करते हुए अगले ही दिन नसीरुद्दीन ने अपने सुल्तान बनने की घोषणा कर दी। सुल्तान बनते ही उसने सबसे पहले बंगाल, बिहार और मालवा को अपने अधिकार में लिया और वहां खूब मारपीट की। नसीरुद्दीन उस समय जवान था, उसके शरीर में जवानी की आग थी, उसे लोगों को तड़पाना बहुत पसंद था। कहते हैं कि बिहार में जब उसने अपनी सेना के साथ आक्रमण किया तो उस समय जितने लोगों ने उसका विरोध किया उन सभी लोगों को उसने मारा नहीं बल्कि बंदी बना लिया और महल के एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। और लड़ाई खत्म होने के बाद जब उसने बिहार को अपने कब्जे में कर लिया तो उसके बाद उसने अपने महल के बगीचे में उन लोगों को बुलवाया जिन्होंने बिहार की लड़ाई में उसका विरोध किया था और उन्हें खुला छोड़ दिया और उनके पीछे भूखे जंगली कुत्ते छोड़ दिए जिन्हें आप हाइनास के नाम से जानते हैं, और खुद महल के सबसे ऊपर की छत पर बैठकर तमाशा देखने लगा। कुत्तों ने उन्हें बुरी तरह से नोचा और शाम तक सबको बड़ी बुरी तरह से मारकर सफा चट कर दिया। उसकी इन सब हरकतों की वजह से लोगों में इतना डर था कि कोई कुछ बोलता ही नहीं था, क्योंकि नसीरुद्दीन द्वारा दी जाने वाली मौत बड़ी दुखदाई होती थी। उसे लोगों की चीखें सुनना बहुत पसंद था। उसने जब बंगाल, बिहार और मालवा पर अधिकार कर लिया तब उसने अपने दिल्ली के तख्त को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया और बिहार की तरफ चल दिया। बिहार जाने के बाद उसने बिहार में कुछ दिन बिताए। बिहार में उसने अपनी नई सल्तनत को बनाने की सोची और उसी काम में लग गया। नसीरुद्दीन को लगता था कि उसने 3 बड़े राज्य जीत लिए हैं तो उसे कोई हरा नहीं सकता है। इन 3 राज्यों को जीतने के बाद नसीरुद्दीन अपने आप को बहुत बड़ा सुल्तान मानने लगा। उसने हर चीज के लिए एक कर यानी कि टैक्स निर्धारित कर दिया और उस कर के पैसे को वो अय्याशियों में उड़ाता था। कहने को तो ये साम्राज्य तुगलक का था, लेकिन असल में बात तो ये थी कि ये तुगलक ऑटोमन एम्पायर से भगाए हुए शासक थे जिन्होंने भारत में पहले कमजोर बनकर पनाह ली और बाद में इसी पर राज करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उस समय भारत के लोग बहुत भोले हैं और वो लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर तुगलकों ने पहले भारत के किनारों पर आदिवासी होने का नाटक किया और वहीं आसपास के जंगलों में रहने लगे। कुछ समय तक इन्होंने भारत के किनारों की जमीन पर अपना मालिकाना हक कर लिया। उसके बाद इन्होंने भारत में अंदर घुसना शुरू किया। दोस्तों, नसीरुद्दीन भारत की लड़कियों से अय्याशी करता था। उसे जो भी लड़की पसंद आ जाती वो उसे उठवा लेता था।
और उसके साथ कई कई दिनों तक मजे करता था। शुरुआती दौर में उसे ये सब काम करने में डर लगता था, जिसकी वजह से उसने अपने भाई अलाउद्दीन सिकंदर शाह की बीबी नुसरत पर ही डोरे डाले और उसके भाई की बीबी भी एक तुगलक थी, तो जाहिर सी बात थी कि वो भी निहायती धोखेबाज होगी। इसी वजह से उसने भी नसरुद्दीन के साथ जवानी के मजे लेना शुरू कर दिए। ऊपर से उसका पति अलाउद्दीन सिकंदर शाह भी काफी बीमार रहता था, जिससे उसकी शारीरिक इच्छाएं अधूरी थीं, जिनको उसने नसरुद्दीन के साथ पूरा किया। नसरुद्दीन रोज रात को अपनी भाभी के कमरे में ही सोता था और नुसरत को भी उसकी आदत लग गई थी। अगर वो एक दिन भी उसके साथ नहीं सोता तो नुसरत उसे पूरी रात तलाशती रहती और उसे पूरी रात उसके बिना नींद नहीं आती। धीरे धीरे नसरुद्दीन की हिम्मत बढ़ती गई और उसने अपने से आधी उम्र की अपनी भतीजी यानी कि अपने बड़े भाई की बेटी को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं कि नसरुद्दीन ने अपनी भतीजी के साथ जंगलियों जैसा व्यवहार किया, जिससे वो रात में ही मर गई थी, लेकिन तुगलकों ने इस बात को छिपा लिया। लेकिन इन सब गंदे कामों के बाद से नसरुद्दीन की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि ना तो उसे अब लड़कियों पर दया आती थी और ना ही उसे किसी बात की शर्म आती थी। जब उसने अपनी भाभी और भतीजी के साथ गलत काम किए तब उसके पास पावर या फिर पोजीशन नहीं थी, लेकिन अब तो वो दिल्ली के साथ साथ और भी कई जगहों का सुल्तान था, जिस वजह से अब वो खुले सांड की तरह घूमता था और उसे जो भी लड़की पसंद आ जाती थी उसके साथ वो मन भर के रंगरलियां मनाता था। दोस्तों, बिहार जैसे राज्य ने कई सारे बुरे समय देखे होंगे, लेकिन नसरुद्दीन तुगलक का काल बिहार के लिए सबसे बुरा था, क्योंकि उसने बिहार को इस्लामिक राज्य बनाने की घोषणा की थी और उसने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया था कि हर घर में जितनी भी महिला और लड़कियां हों उन सबको पकड़कर महल में रोज लाया जाए और उन्हें गर्भवती किया जाए। और सैनिकों ने भी ऐसा ही किया था। और होश उड़ा देने वाली बात तो यह है कि जिस भी हिंदू लड़की के साथ नसरुद्दीन रात गुजारता था उसका एक कान कटवा देता था, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस लड़की के साथ नसरुद्दीन ने क्या किया है। और बाद में अगर उस लड़की के साथ कोई भी लड़का दिख जाता था तो उसे नसरुद्दीन नंगा करके कोड़े से मारता था और पीटते पीटते जब वो अधमरा हो जाता था तो तुरंत उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता था, चाहे वो लड़का उस लड़की का भाई या बाप ही क्यों ना हो। उसके इस नियम से बिहार की आंतरिक हालत बहुत खराब हो गई थी और बिहार शमशान बनने लगा था। लोग अपने ही घरों की औरतों को खुद ही जहर देकर मारने लगे थे, ताकि उनके घर की बहन बेटियों के साथ ये ना हो। और इन सब के चलते सैनिकों के हाथ भी खुल गए थे, वो किसी भी औरत को उठा ले जाते और खुद अय्याशियां करते थे। दोस्तों, तुगलक वंश ने भारत पर 1320 से लेकर 1414 तक राज किया। इस बीच तुगलकों में कई सारे सुल्तान हुए, लेकिन नसरुद्दीन जैसा सनकी सुल्तान तुगलक साम्राज्य में कोई दूसरा नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी का अपना एक दौर होता है, ऐसा ही कुछ नसरुद्दीन के साथ भी हुआ। एक रात वो अपने कक्ष में कई लड़कियों के साथ था और उन लड़कियों को वो नंगा करके कोड़े से मार रहा था। तभी उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे कि महल की दीवारें अचानक से हिली हों। तभी कुछ सैनिक भागते हुए कक्ष के बाहर आए और नसरुद्दीन को बाहर आने के लिए कहने लगे। नसरुद्दीन तुरंत रात के समय फौरन कक्ष से बाहर आया और महल की छत पर गया। तब उसने देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ महल से काफी दूर पर खड़ी होकर पत्थर के गोले महल की तरफ फेंक रही है। उसे कुछ देर तक समझ नहीं आया कि ये आखिर है कौन, और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी सेना में लड़ने का ऐलान कर दिया। तभी उसके कुछ जाबाज और समझदार वजीरों ने कहा कि यह तैमूर लंग है, इससे हाथ मिलाने में ही भलाई है, इससे हम नहीं जीत पाएंगे। लेकिन नसरुद्दीन अपने आप को तीसमार खान समझता था, इसलिए उसने भी जंग के लिए गर्मजोशी दिखाई और मैदान में सेना लेकर पहुंच गया। तैमूर की सेना ने नसरुद्दीन की सेना को 2 दिन में बुरी तरह से रौंद दिया। नसरुद्दीन के साथ जितने भी मर्द उस समय वहां आसपास मौजूद थे सबको मार दिया गया, जिसके बाद नसरुद्दीन ने जान बचाकर भागने की सोची, लेकिन वो असफल रहा और पीछे से एक भाला उसकी खोपड़ी को पार करते हुए निकल गया और उसने वहीं जान दे दी। उसके बाद तैमूर ने उसके सारे साम्राज्य को लूटा और आगे बढ़ गया। दोस्तों, नसरुद्दीन महमूद तुगलक को नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। तुगलक वंश का ये शासक इस्लामिक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था।
इसके बाद तुगलक वंश का नामो निशान भारत से मिट गया। दोस्तों, तुगलक वंश तुर्की मूल का था और उनके परिवार का धर्म मुस्लिम था। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, जिन्होंने 1320 से 1325 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया था। तुगलक वंश के अन्य शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन महमूद तुगलक आदि जैसे कई और शासक थे। उन सब का शासन भारत में सिर्फ इस वजह से चला क्योंकि उनके पास तुर्क, अफगान और दक्षिण एशिया के मुस्लिम योद्धा जैसे क्रूर और मजबूत सहयोगी थे, जो कि भारत के खिलाफ लड़ाई में उन्हें समर्थन करते थे और बदले में ये तुगलक उन सभी को भारत की लड़कियां भेजते थे, क्योंकि भारत की खूबसूरती दूर दूर तक मशहूर थी और आज भी है। आज भी कई ऐसे मुस्लिम राष्ट्र हैं जहां पर भारतीय मूल की लड़कियां काफी महंगे में खरीदी जाती हैं। इन राष्ट्रों में मिस्र, सीरिया, इजराइल, इराक, अफगान और बलूचिस्तान आदि जैसे कई जगह शामिल हैं। यहाँ पर एक बार लड़की जाने का मतलब है कि अब उस लड़की के बारे में भूल जाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि ये ऐसे खतरनाक देश हैं जहाँ की सरकार खुद ही अपने यहाँ के लोगों से डरती है। तो दोस्तों, इतना सब कुछ शॉकिंग जानने के बाद आपकी वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।